हेलो बच्चों, ये है हमारी 11वीं क्लास साइंस के जो एनुअल एग्ज़ाम होते हैं आपके 2026 में, जो एनुअल एग्ज़ाम होंगे आपके मार्च में। ठीक है, उसके लिए ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो अभी हम बहुविकल्प पे क्वेश्चन देखेंगे जो कि MCQ टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, और ये लास्ट के 6 चैप्टर हैं, लास्ट के 6 चैप्टर से क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 है, ला सातल्य नियम के अनुसार यदि ताप बढ़ाया जाता है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का संतुलन किस दिशा में जाएगा। ठीक है, ला सातल्य नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो जाएगा बच्चों दाईं ओर। किधर जाएगा? राइट साइड में। किधर जाएगा? राइट साइड में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दाईं ओर। ठीक है, ला सातल्य नियम के अनुसार ताप अगर बढ़ा दिया जाए तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का संतुलन किस दिशा में जाएगा? तो हो जाएगा राइट साइड में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। और अगर इस तरीके से पूछा जाए इनमें से कौन सा बेंजीन का फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, तो इस तरीके से, जैसे यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल, फिर एक छोड़ेंगे सिंगल, फिर डबल, फिर एक छोड़ेंगे सिंगल, फिर डबल। ठीक है, तो ये एकांतर क्रम में जो है सिंगल डबल ऐसे चलता रहेगा। ओके, तो ये हुआ हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर। समझ गए? तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एल्केन का सूत्र कौन सा है इसमें? तो इसमें एल्केन का सूत्र बताना है हमें। एल्केन देखो 3 होते हैं, एल्केन में सिंगल बॉन्ड आता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है और एल्काइन में आता है ट्रिपल बॉन्ड। ओके, ये है एन, ये है इन और ये है आइन। समझ गए? तो इसमें बताना है एल्केन में कौन सा फॉर्मूला है। तो एल्केन के लिए जो फॉर्मूला होगा CnH2n+2 होगा, और एल्कीन के लिए होगा CnH2n। ठीक है, और एल्काइन के लिए होगा CnH2n-2। ठीक है, तो ये तीनों के लिए बता दिया मैंने, कोई सा भी आया एग्जाम में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका बिल्कुल। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एल्कीन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो एल्कीन में अभी बताया आपको, एल्कीन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? एल्कीन में डबल बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, एल्काइन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? एल्काइन में पाया जाता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये वाला। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। समझ गए? इसके बाद एथीन, एथीन का आईयूपीएसी नाम बताओ। एथीन का आईयूपीएसी नाम एथीन ही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए एथाइन, एथाइन का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? एथाइन का आईयूपीएसी नाम होगा एथाइन। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन और ये कार्बन। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इसका क्या नाम है। तो इसका नाम है एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, या इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है जैसे देखो कार्बन, ये हो गया हमारा, सुनो, ये हो गया देखो CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3। ठीक है, इसका क्या नाम हो गया? तो इसका होगा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन इसमें, तो हो गया एन पेंटेन। क्या हो जाएगा? एन पेंटेन। ओके, और देखो, और बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे मान लें ये है CH3, ये CH2, ठीक है, और ये CH और ये CH3। तो यहाँ 3 और 1 4 होगा। ये 3 और 1 4, कार्बन की 4 संयोजकता होती है, 3 और 1 4। यहाँ पे 1 और 1 2, और यहाँ पे मान लिया ये OH जोड़ दिया हमने, तो 1 2 3, 3 हो गई, 3, और तो ये CH2 कर लो इसको। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? 1 2 3 4। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2, क्योंकि इधर से जो है ये क्रियात्मक समूह जो है ये पहले पढ़ रहा है। इधर से देखेंगे तो 1 2 तीसरे नंबर पर पढ़ रहा है, तो जिधर से पहले पढ़ेगा उधर से लेंगे। तो यहाँ पे 1 और ये 2, तो ये हो जाएगा 1 2। पहले कार्बन गिनेंगे, कार्बन कितने हैं इसमें? 4, 4 कार्बन है, तो ब्यूट पे नाम पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोल, 2 ब्यूटेनोल, या लिखेंगे ब्यूट टू ओल, ब्यूट टू ओल, उनके बीच में लगा देंगे ये वाला साइन। ठीक है, ब्यूट टू ओल, या लिखेंगे 2 ब्यूटेनोल, ब्यूटेनोल। समझ गए? तो इस तरीके से यहाँ पे OH है। अगर मान ले COOH आ जाता तो ये कुछ क्रियात्मक समूह में लिख देता हूँ इनको। ठीक है, तो जैसे OH है, ये इसके लास्ट में लगेगा ओल। ठीक है, अगर COOH है तो लगेगा ओइक एसिड, ओइक एसिड। लास्ट की बात बता रहा हूँ, लास्ट में लगेंगे ये। ठीक है, पहले कार्बन गिनने हैं आपको, कार्बन कितने हैं। अगर CHO होगा तो एल्डिहाइड आ जाएगा, एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड समूह है। लास्ट में क्या लगेगा इसमें? अल,
लास्ट में क्या लगेगा, अल। मान लिया यहाँ पे है NH2, NH2 आ गया तो लास्ट में लगेगा एमीन, ये एमीन ग्रुप है, समझ गए। मान लिया ये वाला आ गया हमारे पास, ये है कीटोन ग्रुप, लास्ट में क्या लगेगा, ओन, इसका नाम क्या है, कीटोन। क्या है ये, कीटोन। तो ये कुछ ग्रुप है, इनको ध्यान में रखना है आपको, ओके। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड होते हैं, तो बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड होते हैं ये देख लिए। बेंजीन का देखो स्ट्रक्चर होता है हमारा ये, तो ये सिंगल, ये डबल हो गया, डबल सिंगल, ये डबल सिंगल, ये डबल, ठीक है। तो इसमें जो है 3 डबल बॉन्ड आ गए। तो इसमें देखो जब एक डबल बॉन्ड आता है, यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ठीक है। 3 डबल बॉन्ड आ गए, 3 डबल बॉन्ड है इसमें। तो एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, देखो एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पाई है ना, एक पाई, 2 पाई और 3 पाई, तो कितने हो जाएंगे, 3 पाई बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलो। एल्केन की प्रमुख अभिक्रिया कौन सी होती है, तो ये होती है योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। एल्केन की प्रमुख अभिक्रिया कौन सी होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक है। योगात्मक नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। प्रोपेन में कुल कितने कार्बन होते हैं, प्रोप पे नाम पड़ रहा है, प्रोपेन में कितने कार्बन होंगे, तो पहले कार्बन पर एथ, दूसरे कार्बन पर, पहले कार्बन पर मैथ, दूसरे कार्बन पर एथ, और तीसरे कार्बन पर क्या पड़ेगा, प्रोप, तीसरे कार्बन पर क्या पड़ेगा, प्रोप। तो ये होगा 3 कार्बन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आईपीएससी में नामकरण सबसे लंबी श्रृंखला को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम मूल श्रृंखला। आईपीएससी नाम में सबसे लंबी श्रृंखला को क्या नाम दिया जाता है, मूल श्रृंखला, ठीक है। तो यह मीथेन किस श्रेणी का यौगिक है, मीथेन, तो मीथेन किस श्रेणी का यौगिक है, एल्केन का है, एन आ रहा है ना, तो एल्केन का हो गया, ठीक है। एल्कीन की सामान्य अभिक्रिया क्या होती है, एल्कीन की सामान्य अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, ये होती है योग अभिक्रिया। एल्कीन की क्या होती है, योग अभिक्रिया, ठीक है। एसिटिलीन किस वर्ग का यौगिक है, एसिटिलीन, ईन आ रहा है, एसिटिलीन किस वर्ग का यौगिक है, तो आपको बताना है एल्केन का है, एल्कीन का है या एल्काइन का। एसिटिलीन होता है ये एल्काइन का, ठीक है। एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा एसिटिलीन, C2H2, इसे कहते हैं एसिटिलीन, ठीक है। ये एल्काइन का होता है, समझ गए। 14 और ये 15वां क्वेश्चन देखो, बेंजीन में कार्बन परमाणुओं पर संकरण क्या होता है, जो बेंजीन होती है C6H6, उसके कार्बन परमाणु पर संकरण क्या होता है, देखो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो कार्बन परमाणु पर क्या संकरण होता है, sp2 संकरण होता है, याद रखना है आपको, ठीक है, sp2 संकरण, ठीक है। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैलिक एसिड का संरचना सूत्र देते हुए, मैलिक एसिड का संरचना सूत्र देते हुए ज्यामितीय समावता सिस और ट्रांस को समझाइए। ज्यामितीय समावता को समझाना है मतलब, ठीक है। तो ज्यामितीय समावता हमारी जो पाई जाती है वो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो उन्हीं में जो है ज्यामितीय समावता संभव है। ये 2 रूपों में पाई जाती है, ठीक है। सामान्य सूत्र होता है इसका मैलिक एसिड का, ये होता है सामान्य सूत्र। अब इसका सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म देखो, इसका यहाँ देखो ध्यान से। अब इसका कॉपी कोड है, बिल्कुल देखो, ये है हमारा, ये कौन सा रूप है हमारा, इसे कहते हैं हम सिस मैलिक अम्ल कहते हैं। यहाँ दोनों जो COOH समूह है वो दोनों एक ही तरफ है, ठीक है। हाइड्रोजन दोनों एक तरफ है, तो इसको बोलेंगे सिस, ठीक है। और ट्रांस में क्या होता है, दोनों जो है एक दूसरे से ये अपोजिट होते हैं, देखो कैसे, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो ज्यामितीय समावता को समझा सकते हैं उदाहरण देकर, ठीक है। ये मैलिक एसिड था, ये है फ्यूमेरिक एसिड, ये क्या है, फ्यूमेरिक एसिड, समझ गए। तो फ्यूमेरिक एसिड में देखो ये क्रॉस कार्बन COOH यहाँ ऊपर है और ये इसके सामने फिर ये है हाइड्रोजन यहाँ सामने, और उसके सामने देखो इस तरीके से ऐसे क्रॉस, समझ गए। ऊपर एक जैसे नहीं है ना ही नीचे एक जैसे, अलग अलग है ना। तो ये हमारा ये हो जाएगी हमारी ट्रांसफॉर्म, और वो हो जाएगा हमारा कौन सा, सिस फॉर्म, समझ गए। ये हमारी सिस फॉर्म है, ये वाली सिस। इसमें दोनों के दोनों ग्रुप क्या है ऊपर, इसका ध्यान रखना। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो ही हमारी ज्यामितीय समावता प्रदर्शित होगी। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ना हुआ तो इसका मतलब ज्यामितीय समावता को प्रदर्शित नहीं करेगा यौगिक, ठीक है। इसके बाद है प्रकाशिक समावता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को संरचना सूत्र द्वारा समझाइए। जब किसी यौगिक में असममित कार्बन होता है, असममित का मतलब है कार्बन पर जो चारों ग्रुप होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ABCD चारों ग्रुप कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। तो जब किसी यौगिक में असममित कार्बन होता है और उसके कारण यौगिक के 2 रूप बनते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश को विपरीत दिशाओं में घुमाते हैं, इसे प्रकाशिक समावता कहते हैं।
जब किसी यौगिक में असममित कार्बन परमाणु होता है और उसके कारण यौगिक के दो रूप बनते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश को विपरीत दिशाओं में घुमाते हैं, इसे प्रकाशिक संभाव्यता कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लैक्टिक एसिड का एग्जांपल लेकर समझो। लैक्टिक एसिड ये रहा। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है ये CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH और ये C डबल बॉन्ड COOH। इसमें क्या होता है देखो, इसे लिख सकते हैं C3H। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 3 और 2 5 और 1 6 C6 और ऑक्सीजन कितने इसमें 2 और 1 3। ये भी हमारा लैक्टिक एसिड का ही फॉर्मूला है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, इसमें देखो कार्बन परमाणु, यहाँ पे देखो इस कार्बन परमाणु पर चारों ग्रुप अलग अलग हैं। देखो हाइड्रोजन और ये OH और यहाँ पे जुड़ा है COOH और यहाँ पे जुड़ा है CH3। तो देखो चारों ग्रुप अलग है नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कार्बन पर जिस पर चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं उसे कहते हैं असममित कार्बन। कौन सा, असममित कार्बन बोलते हैं उसको, समझ गए। इसको क्रेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेल कार्बन परमाणु, क्रेल कार्बन परमाणु भी बोलते हैं इसको, समझ गए। तो इससे घबराना नहीं है, ये चार ग्रुप अलग अलग हैं, ठीक है। इसलिए इसके दो समावेश संभव हैं, इसके दो आइसोमर संभव हैं, एक तो डी रूप और एक एल रूप। अब देखो ध्यान से, डी रूप में देखो, पहले देखो कार्बन के साथ OH COOH HH, इसे एक तो इस तरीके से होगा, ठीक है। ये है टार्ट्रिक, ये भी क्या है, टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये है इसका डी रूप, क्योंकि OH जो है राइट साइड में है, OH राइट साइड में है, ठीक है। और अगर मान ले यहाँ पे शीशा रख दिया जाए, अगर इसके बीच में शीशा रख दिया जाए, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे दर्पण रख दिया जाए, इस तरीके से यहाँ दर्पण रख दिया, मान लिया दर्पण रख दिया, तो इसका जो इमेज कैसी बनेगी, OH इधर आ जाएगा, OH क्या आ जाएगा इधर, बाकी ऊपर का ऊपर रहेगा और नीचे का नीचे ही रहेगा, और लेफ्ट का हो जाएगा राइट, राइट का हो जाएगा लेफ्ट। तो ये कौन सा रूप है, एल रूप है ये इसका, ठीक है। तो प्रकाशिक संभाव्यता की डेफिनेशन लिख के आपको जो है लैक्टिक एसिड के दोनों एग्जाम्पल देखे, ये एल रूप है और वो क्या था हमारा डी रूप, ओके। तो ये हमारा ऐसे घूम जाता है लेफ्ट वामावर्त दिशा में, और वो कैसे था, दक्षिणावर्त दिशा में, ठीक है, इस तरीके से। इसमें OH इधर है और इसमें OH क्या है, इधर है, देखो लेफ्ट साइड में। तो ये एल रूप है और ये है डी रूप, समझ गए। कॉपी पर लिखकर जो है आप इसको ढंग में उतार लेना, और इस तरीके से जो है अगर एग्जाम में आता है तो ये कर लेना, ठीक है। समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर अगर घुमाएगा, देखो अगर ये कह रहा है अगर समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमाए, जैसे मान देखो ये है, ये हमारा है, ये प्रकाश जा रहा है ऐसे, अब हमने यहाँ प्रिज्म रख दिया, कोई निकोल प्रिज्म, इससे ये जब जाएगा इस तरीके से ऐसे, ये प्रकाश ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो ये दाईं ओर घुमा देगा इसको, या तो ये दाईं ओर घुमा देगा, या फिर इसको बाईं ओर घुमा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एल रूप। अब इसका जो ये यहाँ पे है, इसको ध्यान से देखो, ये देखो OH इसका देखो इधर है नहीं है, तो ये बाईं ओर घूम गया, तो इसको एल रूप बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, एल रूप, समझ गए। तो इस तरीके से हम प्रकाशिक संभाव्यता को कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन, हक्कल रूल क्या होता है। हक्कल रूल इंपॉर्टेंट है, इसे विस्तार से उदाहरण द्वारा समझाइए। हक्कल का नियम जो है सुगंधित यौगिकों की पहचान करने में किया जाता है इसका यूज, ठीक है। जो पदार्थ सुगंधित होते हैं, मतलब एरोमेटिक यौगिकों को सुगंधित पदार्थ कहा जाता है। इस नियम के अनुसार यदि कोई यौगिक, पहली बात तो नंबर 1, हक्कल नियम ये कहता है कि कोई भी यौगिक चक्रीय होना चाहिए। पहली बात तो अगर हक्कल रूल के द्वारा हम एरोमेटिक यौगिकों की पहचान करते हैं, ठीक है, वो ये कह रहा है कि पहली बात तो यौगिक हमारा चक्रीय हो, यौगिक क्या हो, चक्रीय, इस तरीके से साइक्लिक। जैसे यहाँ कार्बन 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 कार्बन, जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं आके ऐसे रुक जाएगा, ठीक है, सो बोलते हैं चक्रीय। ये देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, तो ये भी क्या हुआ, चक्रीय हुआ, समझ गए। ये भी क्या हुआ हमारा, चक्रीय हुआ, समझ गए। ये भी क्या हुआ, चक्रीय हुआ। पहली बात तो चक्रीय हो, दूसरा समतल हो, प्लेनर हो मतलब, और तीसरा क्या है, संयुग्मित हो, कॉन्जुगेटेड हो, ठीक है। और उसमें 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, जहाँ n क्या है 0 से लेकर, और ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से है, ठीक है। तो 4 पॉइंट तो आपको ये लिखने हैं, चक्रीय हो, समतल हो, संयुग्मित हो, और उसमें 4n + 2 × पाई इलेक्ट्रॉन हो, तभी वो यौगिक एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा, एरोमेटिक यौगिक कहलाएगा हक्कल नियम के अकॉर्डिंग। हक्कल नियम ये बताता है कि हक्कल नियम बताता है एरोमेटिक यौगिकों की पहचान करना, ठीक है। अब जैसे बेंजीन है, यहाँ पे देखो उदाहरण के लिए, जैसे बेंजीन है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने आपको कई बार बता दिया है। ये बेंजीन है, जैसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये आ गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे है 1 पाई, और ये है 2 पाई, और ये है तीसरा पाई, समझ गए। तो 3 पाई हो गए, नहीं हो गए। 1 पाई बॉन्ड का मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
एक डबल बॉन्ड का मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एक डबल बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन। हमारे पास 3 डबल बॉन्ड है यहाँ, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, नहीं हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका मतलब 4n+2 इंटू पाई बराबर, यहाँ पे 6 पाई रख लेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 4n+2 बराबर 6 आया, और यहाँ से अगर मैं इसे सोल्व करूँ तो 4n बराबर 6 में से 2 जाएंगे, 4 बचेगा, और n बराबर जाएगा 1, जो कि n बराबर 0 1 2 3 में आता है। देखो n बराबर 1 आया, तो 1 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये बेंजीन जो है एरोमेटिक यौगिक है, बेंजीन एरोमेटिक यौगिक है, क्योंकि ये जो है इसके अंदर आ रहा है। n बराबर 0 1 2 3 इस तरीके से आ रहा है इसमें, जब हमने इसको बराबर करके ये रखा। ठीक है, हक्कल नियम में आपको कितना लिखना है? आपको लिखना है बस ये 4 पॉइंट लिखने हक्कल नियम के अकॉर्डिंग, और आपको बेंजीन का उदाहरण दे देना है। ठीक है, अगर ये आता है तो हक्कल नियम का सूत्र लगाते हैं। इसलिए बेंजीन हक्कल के नियम का पालन करते हुए सुगंधित यौगिक है। महत्वपूर्ण, अगर मान लिया 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब एरोमेटिक है, और यदि 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 4n पाई, 4n+2 नहीं है यहाँ पे, तो एंटी एरोमेटिक मतलब असुगंधित पदार्थ है वो। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, लेस्ने टेस्ट क्या है? सोडियम निष्कर्ष बनाने की विधि लिखो 8 से 10 चरणों में। ठीक है, लेस्ने टेस्ट से सोडियम निष्कर्ष बनाया जाता है। अब सोडियम निष्कर्ष बनता कैसे और होता क्या है ये समझ लो आप। ये कुछ पॉइंट हैं सोडियम निष्कर्ष बनाने के लिए। सोडियम निष्कर्ष जो है किसके द्वारा बनाया जाता है? लेस्ने टेस्ट। लेस्ने एक वैज्ञानिक का नाम है, उसने एक टेस्ट किया था, और उसके अकॉर्डिंग जो है सोडियम निष्कर्ष बनाया था, जिसको हम सोडियम एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखो सोडियम निष्कर्ष बनाने की एक विधि देखो। नंबर एक सूखी परखनली ले लो। एक हमने सूखी परखनली ले ली, ये ले ली हमने सूखी परखनली। ठीक है, ले ली, उसमें सोडियम का छोटा टुकड़ा डाल दिया, सोडियम का पीस डाल दिया। ये सोडियम होता है, सोडियम का आधा मटर के दाने के बराबर, आधा मटर के दाने के बराबर, मटर के दाने के बराबर, ये भी लिखना है, मटर के दाने के बराबर। आधा मटर का दाना जो देखा है आपने, फली में से जो मटर का दाना निकलता है उसको आधा कर लो, आधा मटर के दाने के बराबर सोडियम का पीस उसमें डाल दिया। ये हमने सोडियम का पीस जो है इसमें आधा मटर के दाने के बराबर डाल दिया। ठीक है, जैसे इसमें डाला, सोडियम को धीरे धीरे गर्म करा। अब इसको क्या करेंगे हम? बर्नर की हेल्प से जो है क्या करेंगे? इसको गर्म कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इसको गर्म। इसको हमने गर्म कर लिया परखनली को। ठीक है, अब उसमें ये दूसरा पॉइंट होगा, ये दूसरा पॉइंट होगा, ये तीसरा पॉइंट। यहाँ देखो सोडियम को धीरे धीरे गर्म किया। अब उसमें जांचने वाला कार्बनिक यौगिक डालो। नंबर 4 पे अब हमने कोई कार्बनिक यौगिक डाला जिसका हमें सोडियम निष्कर्ष बनाना है। ठीक है, हमने उसमें क्या है? कार्बनिक यौगिक को डाला। अब हमने इसमें थोड़ा सा जो है कार्बनिक यौगिक डाल दिया, ये डाल दिया। ठीक है, ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ठीक है। चौथा पॉइंट होगा मिश्रण को अच्छी तरह गर्म करके, ताकि सोडियम और उसके यौगिक प्रतिक्रिया करें। सोडियम और उसके अच्छी तरीके से इसको गर्म कर लिया। अब इसको हीट कर दिया हमने। ठीक है, अच्छी तरीके से हीट कर दिया मिश्रण को। ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा? पांचवा पॉइंट। जब नली लाल गर्म हो जाए तो उसे तुरंत आसुत जल में डाल दो। अब जब ये गर्म हो जाए, जब ये पूरी गर्म हो जाए, रक्त तप्त मतलब लाल हो जाए जब ये नली, ठीक है, तब हम क्या करेंगे? इसको एक चीनी प्याली लेंगे, चीनी प्याली की कटोरी लेंगे, मतलब कटोरी ले ली हमने ऐसे, इस तरीके से, ये इस तरीके से कटोरी होगी है। और उसमें क्या होगा? इसमें आसुत जल रहेगा, पहले से डिस्टिल वाटर रहेगा, और उसमें से डाल देंगे। उसमें क्या करेंगे? इस प्रखनली को डाल देंगे। जैसे ही उसमें डालेंगे, डालने के बाद क्या होगा? ये डालते जो है प्रखनली क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। ठीक है, प्रखनली क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। समझ गए? तो जब ये प्रखनली टूट जाएगी तो अब क्या करेंगे? उसको छान लेंगे। अब जो छना हुआ जो पदार्थ मिलेगा उसी को हम सोडियम निष्कर्ष कहते हैं। और ये टेस्ट लेस्ने ने किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? लेस्ने टेस्ट। तो मैं इसे दोबारा बता देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले सूखी नली ले लेंगे, एक सूखी परखनली ले ली हमने इस तरीके से, और इसमें जो है सोडियम का पीस डालिया आधे मटर के दाने के बराबर। ठीक है, फिर उसमें कार्बनिक यौगिक डालेंगे जो आपको मिलेगा। ठीक है, वो कार्बनिक यौगिक डाल लिया। कार्बनिक यौगिक डालने के बाद धीरे धीरे उसको गर्म किया। अब उसमें जांचने वाला कार्बनिक यौगिक डालेंगे, मिश्रण को अच्छी तरह गर्म करके, ताकि सोडियम प्रतिक्रिया कर सके। जब नली गर्म हो जाए तो उसे तुरंत आसुत जल में डाल देंगे। नली टूट जाएगी और सोडियम के यौगिक पानी में घुल जाएंगे। इस मिश्रण को अच्छी तरीके से हिला लेंगे। हिलाने के बाद क्या करेंगे? फिर इसे छान लेंगे। छानने के बाद क्या करेंगे? छान लिया। अब इसे जो साफ घोल प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सोडियम निष्कर्ष कहते हैं। ठीक है,
ये बात समझ में आ गई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। इसके बाद फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या होती है? फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने समीकरण दी। इस समीकरण में क्या होता है, जो एल्किल हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड क्या होता है, एल्किल को हम आर समूह से रिप्रेजेंट करेंगे। एल्किल हैलाइड मतलब हैलोजन समूह, सातवें वर्ग के जो तत्व हैं वे सब है एक्स। सातवें मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है एक्स। और ये क्या है आर, क्या है मैथिल यानी कि CH3 C2H5, ठीक है, C3H7, ये मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, इस तरीके से इसे एल्किल समूह बोला जाता है। तो जब एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड मान लिया RX है, एल्किल हैलाइड है हमारे पास RX, इसके हमने 2 अणु लिए और इसकी क्रिया करा दी हमने जिंक से। जब जिंक से इसकी क्रिया कराएंगे तो एल्केन बनेगा। क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा, एल्केन। एल्केन बनेगा मतलब R और ये R, और प्लस साथ में जिंक और X2। जैसे कि इसका मैं एक समीकरण लेता हूँ, तो 2CH3Cl है, प्लस जिंक से रिएक्शन कराई, रिएक्शन कराने के बाद CH3 के यहाँ पे 2 हैं तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, प्लस ये क्या हो जाएगा Zn से क्रिया ZnCl2, ZnCl2 ये हो जाएगा ZnCl2। ये बात समझ में आ गई। तो या तो इसे लिख देना या इसे लिख देना, मर्जी आपकी है। RR का मतलब होता है देखो CH3, ठीक है, यहाँ पे C2 है, हाइड्रोजन है 6, तो C2H6 ना होगा ये, तो ये क्या होगा एथेन हो गया ना। एथेन का मतलब एल्केन, एथेन का मतलब क्या हुआ एल्केन। एथेन, मैथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कुछ भी हो वो सब किस में आएगा, एल्केन में। तो फ्रैंकलैंड जो रिएक्शन है वो किस काम आती है, वो आती है एल्केन बनाने के काम, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड पर जिंक की क्रिया कर दो, एल्केन मिल जाएगा। तो इसी को अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। इसके बाद उदाहरण के लिए देखो, मैंने अभी बताया आपको, आप जो है आयोडीन भी ले सकते हो, क्लोरीन की जगह आप क्या ले सकते हो, आयोडीन भी ले सकते हो। यहाँ पे कर दो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले, ठीक है। इसके बाद है वुल्टज अभिक्रिया, उसके बाद है वुल्टज अभिक्रिया। वुल्टज अभिक्रिया क्या होता है, वुल्टज अभिक्रिया भी बिल्कुल सेम है। इसमें भी क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड लिया जाएगा, एल्किल हैलाइड लिया, लेकिन इसमें सोडियम की क्रिया होगी, इसके साथ सोडियम की क्रिया होगी और इसमें भी क्या बनेगा, एल्केन ही बनता है, ठीक है। जब एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यहाँ पे क्या है शुष्क ईथर की उपस्थिति, शुष्क ईथर लिख देना बस, यहाँ शुष्क ईथर, शुष्क ईथर ऊपर जो टेंस 2 का जो निशान है उसके ऊपर शुष्क ईथर लिख देना। उसकी उपस्थिति सोडियम के साथ शुष्क ईथर में अभिक्रिया करके उच्च एल्केन मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है एल्केन मिलते हैं ये, ठीक है। इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, वुल्टज अभिक्रिया कहा जाता है। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में जिंक लिया गया था और वुल्टज अभिक्रिया में लिया गया था सोडियम, बस इतना सा अंतर है। दोनों ही क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं, दोनों ही क्या बनाते हैं, एल्केन, समझ गए। और दोनों में ही एल्किल हैलाइड लिया जाता है, ठीक है। दोनों में ही एल्किल हैलाइड के 2 अणु लिए जाएंगे, एक की जिंक से क्रिया, एक की सोडियम से क्रिया, बनेगा दोनों में ही RR मतलब एल्केन, ठीक है। चलिए आगे चलिए, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसके बाद नंबर 3 है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या होती है, जब बेंजीन में एल्किल या एसिल समूह का प्रतिस्थापन एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होता है तो इसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो ये बेंजीन है, बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करा दिया, एल्किल या एसिल समूह के साथ, एल्किल हैलाइड के साथ करा दिया बेंजीन की क्रिया, तो हमें क्या मिला हमें, तो ये हमें मिला देखो टालुइन। क्या मिला हमें, टालुइन। बेंजीन के ऊपर CH3, बेंजीन के ऊपर CH3 और प्लस का HCl। इस अभिक्रिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बेंजीन बनाओ, यहाँ पे बेंजीन बना ली प्लस और ये CH3Cl ऐसे करके, और बेंजीन के ऊपर ये वाला CH3 लिख दो बस यहाँ पे, प्लस यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा जो कि यहाँ पे Cl के साथ जुड़ जाएगा तो HCl हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद है विलियमन संश्लेषण। विलियमन संश्लेषण, ईथर सिंथेसिस क्या है, विलियमन संश्लेषण या विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है कि जब सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड RX से कराई जाती है तो ईथर बनता है। तो ये विलियमन संश्लेषण मेथड है। ये इसको जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान रखो, विलियमन संश्लेषण मेथड, विलियमन संश्लेषण विधि, विलियमन संश्लेषण विधि। इस विधि में क्या होता है, जो सोडियम एल्कोक्साइड होता है, सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मूला होता है ये RONA, R करता है हमारा CH3 C2H5, ये कुछ भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है।
समझ गए। तो आर का मतलब ये होता है। तो सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करते हैं तो हमें ईथर मिल जाता है। ईथर का फॉर्मूला होता है CH3OCH3 या C2H5OC2H5, ठीक है। तो यहाँ पे आर ओ एन ए की क्रिया एल्किल हैलाइड से करी तो ये मिल गया हमारे, ये हमारे विलियमन संश्लेषण विधि है। बस यहीं तक कर देना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नीचे कुछ यौगिक दिए गए हैं, देखो नीचे कुछ यौगिक दिए गए हैं, उनके रासायनिक सूत्र भी दिए गए हैं, इनको याद करना। बेंजोइक एसिड का सूत्र होता है C6H5COOH। तो आपको सूत्र भी मिल सकता है, उसका नाम लिखना पड़ेगा, या आपको नाम मिल सकता है, उसका सूत्र लिखना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना इसका फॉर्म, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन बनाओ और बेंजीन के बीच में ये सर्किल से खींच दो और ये बेंजीन रिंग बोला जाता है और उसके ऊपर लिख दो COOH, ठीक है। तो ये हमारा यही रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का NH4OH, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन का जैसे बेंजीन है, बेंजीन बनाओ उसके ऊपर क्या रख दो, NO2 रख दो, तो ये हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो ये हो जाएगा फिनोल। बेंजीन के ऊपर क्या रख दो, बेंजीन के ऊपर क्या रख देंगे भैया, OH रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फिनोल हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसा मन करे वैसे लिख लेना, ऐसे ही है, ठीक है। NH4OH को ऐसे ही लिखना पड़ेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NHCO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हैं। आगे बढ़ो। इसके बाद है पोटासियम फिटकरी। फिटकरी का फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ठीक है। तो यहाँ पे पोटासियम, यहाँ इसको छोड़ना, इसको करना, ठीक है। ये फिटकरी का है, फिटकरी का करना आप याद, फिटकरी, ये फिटकरी का फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और भी हैं, मैथिल क्लोराइड। उसके बाद इथेनॉल C2H5OH, ये इथेनॉल होगा। एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड। ये मीथेन है, मीथेन का CH4, बेंजीन का C6H6 मैंने आपको बता ही दिया। ओके, आगे बढ़िए। इसके बाद यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया का होता है देखो NH2CO NH2 लिखो, ठीक है, फिर CO लिखो, फिर NH2 लिख दो। इसमें क्या है, तो यह लिख दो CONH2 का होल ट्वाइस, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये यूरिया का फॉर्मूला है। यूरिया प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है यूरिया, समझ गए। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है यूरिया। वोहलर ने इसकी खोज की थी, वोहलर, ठीक है, वोहलर। इसके बाद अब आता है हमारा कार्बोधनायन तथा कार्बोरेनायन को विस्तार से समझाइए। यह किस प्रकार के विखंडन से होता है। विखंडन हमारा दो प्रकार से होता है, एक तो हेटेरोलिटिक और एक होता है होमोलिटिक। अब पहले इसे समझो, देखो होमोलिटिक क्या होता है, होमोलिटिक में क्या होता है विखंडन में, जैसे हमारे पास देखो सहसंयोजक से बना हुआ एक यौगिक है AB। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, A और B के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, हमें इसे तोड़ना है, विखंडन करना है इसका। जब तोड़ेंगे तो A अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होगा और B अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होगा। तो ये तो हो गया हमारा होमोलिटिक विदलन। ऐसे विदलन को हम क्या कहेंगे, होमोलिटिक विदलन, ठीक है, या होमोलिटिक विखंडन कहेंगे, समझ गए। ये हो गया, ये बात समझ में आ गई। अब आता हमारा हेटेरोलिटिक, ध्यान से स्क्रीनशॉट लेते रहना, अब मैं इसको मिटाऊंगा फिर, ठीक है। अब हमारे पास है, मान लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन है और इसका हमें विखंडन करना है। अब ये दूसरे टाइप से होगा। इसमें क्या हुआ ए के पास ही दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ए के पास ही आ गए। इसका मतलब ए के पास जब दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए तो ए तो नेगेटिव हुआ ना, ए ने एक इलेक्ट्रॉन उसका भी ले लिया, और प्लस बी होगा हमारा पॉजिटिव, क्योंकि बी ने तो इसको दे दिया दोनों इलेक्ट्रॉन। या फिर एक कंडीशन और बन सकती है, ए बी, या तो ए पॉजिटिव हो जाए और प्लस बी के पास चले जाएं दोनों इलेक्ट्रॉन, तो बी नेगेटिव हो जाएगा, समझ गए। तो इसको बोलते हैं हेटेरोलिटिक। क्या बोलते हैं इसको, हेटेरोलिटिक, ठीक है, हेटेरोलिटिक। अब जो होमोलिटिक से बने, तो ये तो बने मुक्त मूलक। क्या बने, ये मुक्त मूलक, ठीक। और जो हेटेरोलिटिक से बनेंगे ना, वो बनेंगे हमारे कार्बोधनायन और कार्बोरेनायन, समझ गए। तो कार्बोधनायन में इसको तो कहेंगे हम कार्बोधनायन जो प्लस का है, और जो माइनस का है उसको कहेंगे कार्बोरेनायन, समझ गए। जो माइनस का है उसे कहेंगे कार्बोरेनायन। ये बात समझ में आया। कार्बोरेनायन और कार्बोधनायन ये किससे बनते हैं, हेटेरोलिटिक विखंडन से बनते हैं। ये हेटेरोलिटिक विखंडन से कार्बोधनायन और कार्बोरेनायन बनते हैं। अब मैं इसको समझा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ठीक है। आगे बढ़िए। कार्बोधनायन और कार्बोरेनायन
आपको विस्तार से समझाना है, ठीक है। AB का उदाहरण लेके बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कार्बोधनायन, जब किसी सहसंयोजक बंध AB का हाइड्रोलिटिक फ्यूजन होता है, मतलब हाइड्रोलिटिक विदलन होता है, तो और बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन B को मिल जाते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिल गए? B को मिल गए, तो A पर धनावेश आ जाता है, इसे कार्बोधनायन कहते हैं। समझ गए? ये होगा कार्बोधनायन। तो A क्या है हमारा? A प्लस क्या है? ये है कार्बोधनायन। समझ गए? यहाँ तक लिखना है आपको कार्बोधनायन, अगर कार्बोधनायन आता है। इसके बाद यदि A हो तो कार्बोधनायन बनता है, यदि A कार्बन हो तो कार्बोधनायन बनता है। उदाहरण के लिए इस तरीके देखो, CH3Cl, CH3Cl, मान लिया ये A है और ये है B, और इनके बीच में जो साझे का एक दो इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये CH3 ये प्लस होगा और ये होगा Cl माइनस, तो इसका मतलब ये कार्बन वाला ये क्या कहलाएगा हमारा? कार्बोधनायन, कार्बोधनायन। समझ गए? इसके बाद इसे बोलते हैं मैथिल कार्बोधनायन, कार्बोकैटायन, मैथिल कार्बोकैटायन, ठीक है। कारण क्या है? बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन Cl को मिल जाते हैं, इसलिए कार्बन पर धनावेश आ जाता है, ठीक है। इसके बाद है कार्बोरेनायन, कार्बोरेनायन यानी कि कार्बन आयन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कार्बन आयन। जब किसी सहसंयोजक बंध AB का हाइड्रोलिटिक विखंडन, इसमें भी हाइड्रोलिटिक विखंडन होता है, तो और बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिल जाते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाते हैं? कार्बन को। जो कार्बन पर ऋणावेश तो कार्बन पर क्या आ जाता है? ऋणावेश आ जाता है, इसे कार्बोरेनायन कहते हैं। अच्छा, बात हो रही है दोनों में कार्बन की, कार्बन पे धनावेश आएगा और कार्बन पे ही ऋणावेश आएगा, ये बात ध्यान रखना है। इसमें देखो ये है, यदि A कार्बन हो, A कार्बन, कार्बन वाले पे ध्यान, A इसमें माइनस है, B प्लस है, तो A को क्या कहेंगे हम? कार्बोरेनायन, क्योंकि इस पर माइनस है, B पे चलेगा अब दोनों इलेक्ट्रॉन, अब दोनों इलेक्ट्रॉन A पे आ गए, सॉरी A पे आ गए, पहले B पे चले गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे CH3Na है, जैसे मान लिया ये, तो इनके बीच में जब सहसंयोजक बंध टूटेगा CH3Na के बीच में, तो यहाँ पे जो है CH3 निगेटिव आगा और Na आगा पॉजिटिव, तो CH3 को अब क्या कहा जाएगा? CH3 को ही, CH3 माइनस को ही, देखो पिछले वाले में CH3 प्लस कार्बोधनायन था, CH3 माइनस यहाँ कार्बोरेनायन है, ये बात ध्यान रखना है विशेष रूप से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। देखो मुख्य अंतर क्या है इनमें, मुख्य अंतर भी देख लो। मुख्य अंतर, कार्बोधनायन, कार्बोरेनायन, कार्बन, कार्बन प्लस आवेश, कार्बन तो कार्बन पर माइनस आवेश, कार्बन पर प्लस है। कार्बोधनायन में कार्बोकैटायन में क्या आएगा? कार्बन पर धनावेश, और कार्बन पर ऋणावेश किस में आएगा? कार्बोरेनायन में, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, और जब माइनस है तो इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे, ठीक है। इतनी सारी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना है यहाँ पे ये तो है हमारा कार्बोधनायन और ये है कार्बोरेनायन, ठीक है। वो इक्वेशन लिख देना, उस इक्वेशन से सारा क्लियर हो जाएगा। अब आता है होमोलिटिक विदलन। होमोलिटिक विदलन मैंने आपको समझा ही दिया। होमोलिटिक विदलन में सहसंयोजक बंध टूटता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाता है, जैसे Cl और Cl के बीच में है ये, तो यहाँ पे Cl के पास एक आगा और Cl के पास एक आगा, ठीक है। तो ये बन गए मुक्त मूलक हमारे, ओके। ये क्या बने? हमारे मुक्त मूलक, ठीक है। ऐसी हाइड्रोलिटिक विदलन मैंने अभी आपको समझा ही दिया पीछे, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ आ गई, इस क्वेश्चन पर आ जाओ। ये क्वेश्चन है PCl5 PCl3 प्लस Cl2 अभिक्रिया पर ताप का, दाब का और सांद्रण का प्रभाव बताना है। तो PCl5 PCl3 PCl2 यह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है और इसमें गैसों के मोल की संख्या बढ़ती है, ठीक है। इस पर ध्यान ही मत दो आप, ठीक है। तो ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा? ताप बढ़ने पर संतुलन दाईं ओर, अगर ये ऊष्मा शोषी है तो इसका मतलब संतुलन किधर को खिसकेगा? दाईं ओर को। और दाईं ओर को क्यों खिसकेगा? क्योंकि देखो PCl3 1 Cl2 1, ये एक और एक दो हो गया, और इधर PCl5 कितना है? PCl5 अकेला ही है एक, तो यहाँ पे दो, राइट में दो ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा, इसका मतलब राइट साइड में खिसकेगा ये, ठीक है। ताप घटाने पर संतुलन बाईं ओर किसका घटेगा? ताप अगर घटेगा तो बाईं ओर, ताप अगर बढ़ेगा तो दाईं ओर, ठीक है। इसके बाद है नंबर 2 पे दाब का प्रभाव। दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब बढ़ाने पर संतुलन कम मोल वाली दिशा में जाएगा, मतलब इधर को। दाब बढ़ने में उल्टा प्रभाव पड़ेगा, अगर दाब बढ़ाएंगे तो PCl5 की तरफ, ठीक है, पश्चिम दिशा में को खिसक जाएगा ये, ठीक है। दाब घटाने पर, दाब बढ़ाने पर पीछे और दाब घटाने पर आगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ताप का और दाब का प्रभाव एक दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है। चले आगे बढ़िए, इसे नोट कर लेना एक जगह। सांद्रता का प्रभाव, PCl की सांद्रता, अगर हमने सांद्रता बढ़ाई तो संतुलन दाईं ओर, और अगर PCl3 या Cl2 की सांद्रता बढ़ाने पर संतुलन बाईं ओर जाएगा। देखो अगर हमने PCl5 की मात्रा बढ़ा दी तो इसका मतलब
PCl3 पे Cl2 ज़्यादा बनेगा, नहीं बनेगा? अगर हमने इसकी मात्रा बढ़ा दी तो ये ज़्यादा बनेगा। सांद्रता का मतलब क्या है? मात्रा बढ़ाना। अगर हमने PCl3 और या फिर Cl2 की मात्रा बढ़ा दी तो इसका मतलब PCl5 ज़्यादा बनेगा, क्योंकि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, दोनों दिशाओं में चल रही है। अगर ये बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा बढ़ेगा, और अगर इसको बढ़ाएंगे तो राइट साइड वाला ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ला-सातले नियम के अकॉर्डिंग ये सारा प्रोसीजर होता है। अब ला-सातले नियम देख लो क्या होता है, ये आपको याद भी होगा। ठीक है, ला-सातले नियम ये कहता है कि यदि किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया पर ताप, दाब या सांद्रण में परिवर्तन किया जाता है तो संतुलन हमेशा उस दिशा में जाएगा जिस दिशा में परिवर्तन का प्रभाव कम हो सके। ठीक है, ये हमारा ये नियम है। यदि किसी संतुलित अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता बढ़ा दी जाए, यदि अभिकारक और उत्पाद, देखो लेफ्ट साइड वाला क्या होता है? अभिकारक। लेफ्ट साइड वाला क्या होता है? अभिकारक। और राइट साइड वाला क्या होता है? उत्पाद। ठीक है, अगर हम अभिकारक की मात्रा बढ़ाएंगे तो उत्पाद ज़्यादा बनेगा, अगर उत्पाद की मात्रा बढ़ाएंगे तो अभिकारक ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो यही है ला-सातले नियम का। बस ऊपर वाला लिख देना, वही बहुत है। अब यहाँ पे आ जाओ ध्यान से, यहाँ पे आओ। जैसे NaH2PO4 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या बताओ, तो हमने मान लिया फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या X है। Na की क्या होती है? +1, प्लस हाइड्रोजन की होती है +1, 2 की गुणा है इसमें, 2 1 2, प्लस फास्फोरस की हमने X मान ली, प्लस 4 गुणा ऑक्सीजन की -2, उठा के बराबर में 0 कर दो। ठीक है, 1 प्लस 2 1 2 प्लस X माइनस 4 दूनी 8 बराबर 0। तो यहाँ पे 3, 8 में से 3 गए 5, X माइनस 5 बराबर 0, तो X बराबर आ जाएगा +5। यही हमारा आंसर है, +5। तो यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +5। तो आपको करना है यहाँ पे देखो K4FeCN6 का ये बताना है। एक बताना है KMnO4 में Mn की, इसमें Mn की करके जानी है, इसमें Fe की करके जानी है। ठीक है, तीनों में से तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ ना कुछ मिल सकता है आपको। ओके, चलिए आगे देखो। ये इसमें दिया गया है Na की ये होती है, हाइड्रोजन की ये होती है, ऑक्सीजन की ये होती है। इन सब का योग क्या होता है? 0 के बराबर। मतलब कहने के देखो, हाइड्रोजन की +1, सोडियम की +1, क्लोरीन की -1, NO की 0, H2O की 0। ठीक है, Cn की -1, समझ गए? Cn की -1, ऑक्सीजन की होती है -2। ठीक है, हाइड्रोजन की मैंने बताई थी, पोटेशियम की भी क्या होती है? +1, समझ गए? तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन की -2 होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सब इसमें जो है अप्लाई हो जाएंगे और ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है एल्केन का सूत्र, जो कि मैंने शुरू में भी बताया था। एल्केन का फॉर्मूला होता है ये, जिसके सूत्र हैं इसके मैथेन और एथेन। एल्कीन का होता है CnH2n, जैसे एथीन और प्रोपीन। एल्काइन का होता है CnH2n-2, जैसे C2H2 ये एसिटिलीन, और या एथाइन भी हो सकता है, प्रोपाइन भी हो सकता है, एथाइन या प्रोपाइन। इसके बाद हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। दैहिक प्रभाव को हम प्रेरणिक प्रभाव भी कहते हैं। प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है? अब इसमें प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है देखो, इसे समझने के लिए, जिसमें किसी अणु में उपस्थित विद्युत ऋणात्मक परमाणु सिग्मा बंध के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता या दूर धकेलता है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मक जो परमाणु होता है, जैसे CH3Cl है। अब इसमें जो क्लोरीन परमाणु है, क्लोरीन जो परमाणु है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है इसकी? ज़्यादा है। तो ये क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। मतलब जो साध्य का इलेक्ट्रॉन है बीच में यहाँ पे ये, तो ये साध्य के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। सारा नहीं खींचता, लेकिन खींचने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब क्या होता है? Cl पर तो आ जाएगा माइनस और CH3 हो जाएगा प्लस, और ये आंशिक रूप से होगा, इसको कहेंगे डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस। दोबारा देखो, यहाँ पे देखो, जैसे CH3Cl है तो उसको हम लिख सकते हैं CH3 डेल्टा प्लस और Cl डेल्टा माइनस। क्यों? क्योंकि जो साझा का इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, ये Cl जो है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, और ठीक है, और काफ़ी हद तक जो है खींच भी लेता है। तो इसका मतलब ये ऋणात्मक आ जाता है और ये पार्शली धनात्मक। पार्शली मतलब आंशिक रूप से, थोड़ा
आंशिक रूप से मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। तो ये लिखना है सब आपको, ठीक है। इस कारण क्लोरीन पर ऋणावेश डेल्टा और कार्बन पर धनावेश आ जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव क्या होता है, और एक बात का और ध्यान रखना है इसमें कि ये जो हमारा प्रेरणिक प्रभाव होता है, एक तरह से स्थायी प्रभाव होता है। कैसा प्रभाव होता है, स्थायी प्रभाव, ठीक है। स्थायी मतलब स्टेबल इफेक्ट, स्थायी मतलब स्थायी प्रभाव होता है। और ये क्या होता है, अस्थायी प्रभाव। ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव है ये होता है अस्थायी प्रभाव। इसे देखो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव को संक्षेप में लिखो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव वह प्रभाव होता है जिसमें किसी डबल या ट्रिपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या था सिग्मा इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या था सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है पाई इलेक्ट्रॉन, किसी अभिकर्मक के आने पर अस्थायी रूप से एक ही परमाणु की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है। यह प्रभाव केवल अभिक्रिया के समय होता है और अभिक्रिया समाप्त होने पर ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। जैसे ही अभिक्रिया समाप्त हुई तो ये प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। और इसमें क्या बताया गया है कि किसी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से के पाई इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, के पाई इलेक्ट्रॉन किसी अभिकर्मक के आने पर, मान लिया कोई यहाँ अभिकर्मक आ गया, अभिकर्मक का मतलब होता है रिजेंट, यहाँ से इस पदार्थ से क्रिया करने वाला कोई अभिकर्मक इसके साथ आया, जैसे ही वो आया तो आने से स्थायी रूप से एक ही परमाणु की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन एक ही अभिकर्मक के आने पर अस्थायी रूप से एक ही परमाणु की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, या तो इधर या फिर इधर स्थानांतरित हो जाते हैं। इसी प्रभाव को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, ठीक है। ये प्लस प्रभाव होता है और माइनस प्रभाव भी हो सकता है, ठीक है। ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार का ये प्रभाव हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे एथीन है, डबल बॉन्ड है इसमें, ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा वो ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव रिप्रेजेंट करेंगे इसमें, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले इसमें जब H+ आता है, H+ मतलब अभिकर्मक, जैसे ही अभिकर्मक ये आया तो डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना एक कार्बन की ओर ही खिसक जाते हैं। CH2, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है या तो ये इधर जाएंगे या फिर इधर जाएंगे, समझ गए, एक ही कार्बन की तरफ चले जाते हैं, समझ गए। तो इस प्रकार से इस प्रभाव को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कहा जाता है। और ये अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी प्रभाव, और वो क्या है, स्थायी प्रभाव, ठीक है। आगे बढ़िए, पेंटाइन अणु में सिग्मा बंध तथा पाई बंध की संख्या बताओ। पेंटाइन देखिए 1 2 3 4 5 पेंटाइन हो गए। तो पेंटाइन बोला है तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा कहीं, ठीक है, यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड होंगे, समझ गए। जैसे कि CH3, ये CH2 और ये CH2 और ये CH, ये ट्रिपल बॉन्ड CH CH, इस तरीके से, ठीक है। 3 और 1 4, एक मिनट, इसको ध्यान रखो बस तुम। यहाँ पेंटाइन में सिग्मा बंध तथा पाई बंध बताओ। एक मिनट भैया रुको, इसे मुझे समझाने दो। CH3 CH2 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 CH3, 5 हो गए ना कार्बन, 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5 हो गई है, ठीक है। पेंटाइन तो पेंटाइन में ट्रिपल बॉन्ड आना है एक जगह, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड करो भैया, एक पहले कार्बन पाना है, क्योंकि इसने पेंटाइन कहा तो इसको मुझे तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, लास्ट में कर रहा हूँ मैं। पेंटाइन ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन आएगा CH बस, ठीक है, क्योंकि 3 और 1 4 कार्बन की 4 संयोजकता होती है, यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 हो गए हैं तो 5 और 1 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ पे करना पड़ेगा हमें CH3 सिंगल CH2। इसको मुझे यार दोबारा से समझाना पड़ेगा तुम्हें। इसको देखो C, यहाँ पे देखो इस तरीके से C, ये हो गया C, ये हो गया C, ये हो गया हमारा 1 2 3 4 और 1 2 3, ये 3 ट्रिपल बॉन्ड और ये C, ठीक है। यहाँ पे H और आएगा बस, ठीक है। 3 और 1 4 हो गए, और यहाँ पे इस कार्बन पर ये इस तरीके से बनेगा। अब देखो ध्यान से, कितने सिग्मा है इसमें, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ठीक है, और सिग्मा 4 हो गए, 4 सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 4 और 3 7 हो गए, 8 9 10 अरे 11 2 पाई, ठीक है, यहाँ 2 पाई हो गए और यहाँ पे 1 सिग्मा, ठीक है। कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, तो 12 तो हो गए इसमें सिग्मा, ठीक है। और पाई बंद कितने हो गए, 2 पाई बंद हो गए, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड हो गए बस, 2 पाई बॉन्ड और 12 सिग्मा बॉन्ड। ये बात समझ में आ गई नहीं आई, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या निकाल सकते हैं। आगे बढ़िए
नेक्स्ट है हमारा, देखो ये आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण संतुलित करना है हमें, ध्यान से देखो इसे। ये कैसे करेंगे, देखो मैंने 2-3 इक्वेशन समझा रखे हैं, उनमें से कोई सी एक आ सकती है आपकी। यहाँ पे MnO4 माइनस SO4 2 माइनस और ये SO4 2 माइनस प्लस Mn2 प्लस। तो सबसे पहला क्या काम है हमारा, अर्ध अभिक्रिया छाटेंगे। अर्ध अभिक्रिया छाटने के लिए क्या करेंगे भैया, देखो MnO4 यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, देखो यहाँ से यहाँ जाओ, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसका मतलब अपचयन हुआ, ठीक है, पहली इक्वेशन होगी। अब दूसरी इक्वेशन पाओ, SO3 और SO4, ऑक्सीजन बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, तो यहाँ ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है, आसान हो गया ना होगा। तो पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, अब पहली इक्वेशन से लो। पहली इक्वेशन में करना क्या है आपको, पहली इक्वेशन के लिए हम करेंगे, देखो इधर 4 ऑक्सीजन है और इधर एक भी ऑक्सीजन है, तो जिधर जितने ऑक्सीजन की कमी हो उधर उतने ही H2O जुड़ेंगे। तो यहाँ पे 4 H2O जुड़ोगे, 4 H2O, क्योंकि राइट साइड में कमी है, 4 H2O जुड़ोगे। अब हमें देखना है इधर कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8, तो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है नहीं, तो 8 H प्लस जुड़ेंगे, 8 H प्लस, लेफ्ट साइड में 8 H प्लस जुड़ गए, समझ गए, इतना हो गया। अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉन को बैलेंस। अब देखो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये रहे 8 और 1 माइनस का, 8 में से 1 गया, यहाँ इधर बचे लेफ्ट साइड में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन बचे, इधर देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब कमी इधर कितने की हुई, इधर कमी हुई हमारी 5 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि 7 इधर है 2 इधर हो गए, तो 5 की कमी हुई ना। तो जब 5 की कमी हुई तो 5 की कमी, तो कमी किधर हुई है, वो इधर हुई कमी, 5 इलेक्ट्रॉन ये जुड़ गए। इधर कमी कैसे हुई भाई, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 1 गया, 7 इलेक्ट्रॉन बचे, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये पॉजिटिव है। जब प्लस के हैं, 7 इलेक्ट्रॉन जब प्लस के हैं, तो मतलब इसने तो दिए हैं ना इलेक्ट्रॉन किसी को, तो यहाँ कमी हुई, तो 5 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई इधर, ठीक है, तो यहाँ पे होगा। अभी इक्वेशन यहाँ तक होगी, पहली इक्वेशन कंप्लीट। इसके बाद हम दूसरी इक्वेशन पर चलते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारी, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, देखो ये इक्वेशन है हमारी, ये इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन है। तो SO3 2 माइनस प्लस H2O, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो कमी 1 ऑक्सीजन की इधर है ना लेफ्ट साइड में, तो जितनी ऑक्सीजन की कमी हो उतने ही H2O जुड़ जाएंगे, लेफ्ट साइड में H2O जुड़ गए, ठीक है, ये बात खत्म हो गई। अब आते हैं हम हाइड्रोजन पे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए, अब यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब 2 H प्लस जुड़ेंगे, इधर 2 H प्लस जुड़ेंगे, नहीं जुड़ गए, ये देखो नीचे यहाँ पे 2 H प्लस जुड़ गए। अब इलेक्ट्रॉन देखेंगे, यहाँ पे 2 माइनस के हैं, 2 यहाँ पे 2 प्लस के होगा, तो ये तो कैंसिल हो गए, यहाँ बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे माइनस के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस ऋणात्मक है ना आवेश, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी इधर हुई, तो इधर जुड़ गए राइट साइड में, समझ गए। दोबारा से देख लेना अगर समझ में ना आ रहा हो। अब समीकरण 3 में अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो 2 में, यहाँ तीसरी इक्वेशन में हम 2 से गुणा कर देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यदि हम 2 से इधर हम 2 से गुणा कर देंगे तो भी 10 हो जाएंगे, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। तो इस समीकरण 3 में कर लेंगे हम 2 से गुणा, और समीकरण 4 में कर लेंगे हम 5 से गुणा। जैसे ही हमने 5 से गुणा करी तो लेफ्ट का लेफ्ट में लिखना है, राइट का राइट में लिखना है, गुणा करके। देखो 2 से गुणा करी, इसमें 8 दूनी 16 हो गया, और यहाँ पे ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर लेफ्ट में हमने 5 से करी तो 5 SO3 2 माइनस 5 H2, ठीक है। देखो लेफ्ट पार्ट इसका ये है, ये रहा इसका लेफ्ट पार्ट। जब हम इसमें यहाँ 5 की गुणा करेंगे, यहाँ 5 की करेंगे, तो 5 SO3 2 माइनस और 5 H2 आ जाएगा, समझ गए। उसमें हम 2 की गुणा कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 आया था, और यहाँ पे 8 दूनी 16 और 2 पंजे 10, ये तो होगा पहले वाली का लेफ्ट, तीसरे वाली का, और ये चौथे वाली का लेफ्ट होगा इसमें, क्योंकि हमने 5 की गुणा करी तो यहाँ 5 की गुणा करके लिख दिया। अब तीसरे वाली का राइट देखो, उसमें 2 की गुणा करी ही, और यहाँ पे कितने हुए थे, H2O कितने थे, 4 H2 है, तो 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ 5 की गुणा करी थी उसमें, तो 5 की गुणा करने पर यार 10 इलेक्ट्रॉन से अब क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखो, जब हमने इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा। अब 10 इलेक्ट्रॉन से देखो 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। अब जो भी इक्वेशन बची हमारी वो हमने सारी की सारी यहाँ लिख ली, यहाँ लिख ली। अब देखो ध्यान से, यहाँ 16 H प्लस है, 16 में से 10 घटेंगे इधर आके लेफ्ट साइड में आके, 16 में से 10 गए, 6 बचेंगे, नहीं बचेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ H2O पे, H2O यहाँ पे कितने 8 H2 हैं, और यहाँ पे 5 H2 हैं, तो 8 में से 5 गए, 3 H2O बचे। अब ये सारी इक्वेशन बैलेंस है, यहाँ पे 2 Mn है, यहाँ पे भी 2 Mn है, ठीक है। यहाँ पे 5 सल्फर है, यहाँ पे भी 5 सल्फर है, यहाँ पे 5 चौक 20, 20 और 3 23 ऑक्सीजन है। देखो 3 ऑक्सीजन ये रहे और 5 चौक 20 ऑक्सीजन ये रहे, तो यहाँ पे भी 5 तिया 15 और 2 चौक 8,
2 चौक 8, 8 और 15 कितने हो गए, 15 8 23, 23 ऑक्सीजन हो गए। इलेक्ट्रॉन देख लो, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 में से 4 गए, ये माइनस के ये प्लस के, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 में 5 गए 6, 10 में 4 गए 6 इलेक्ट्रॉन बचे माइनस के। यहाँ देखो 5 दूनी 10 माइनस के और 2 ये रे 5 दूनी 10 माइनस के और 2 ये रे, तो 12 हो गए माइनस के और 6 ये रे, तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इक्वेशन होगी हमारी बैलेंस। ठीक है, इस तरीके से हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद एक इक्वेशन का क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, उसे और देख लो। एक इक्वेशन का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, इसको भी देखो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, MnO4 माइनस S2 माइनस H प्लस है टेंस 2 के ऊपर और Mn2 प्लस प्लस S। सबसे पहले हम अर्ध विक्रिया छाटेंगे। अर्ध विक्रिया छाटने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन में से Mn के पास एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई तो अपचयन हो गया, पहले समीकरण छट गई। उसके बाद H2 माइनस है, यहाँ पे H प्लस, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन की यहाँ वृद्धि हो रही है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी। देखो यहाँ पे 16 2 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, सल्फर का 16 होता है, 16 2 18 और यहाँ पे कितने हैं, 16 ही है। तो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ऑक्सीकरण में, इलेक्ट्रॉन की कमी किस में होती है, ऑक्सीकरण में। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, सबसे पहला काम है हमारा अर्ध विक्रिया छाटना, छाट ली। अब समीकरण 1 से देखो, पहले की तरह देखो समीकरण 1 से, यहाँ पे देखो 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इसका मतलब 4 H2 जुड़ गए राइट साइड में। ठीक, अब यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो गए, तो हाइड्रोजन की कमी इधर है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में 8 H प्लस जुड़ गए। जुड़ने के बाद अब इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 में से 1 गया, 7 बचे, यहाँ पे 2, फिर ये 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो इक्वेशन है पहले वाली इक्वेशन की बिल्कुल सेम है यहाँ तक तो। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब सेकंड इक्वेशन से देखो, सेकंड इक्वेशन में क्या है, H2 माइनस। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने, 2, यहाँ पे जो है 1 भी नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ने पड़ेंगे, जोड़ लिए। अब इलेक्ट्रॉन को बराबर करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसमें 5 की और इसमें कितनी करनी पड़ेगी, 2 की, बिल्कुल इसी की तरह। तो जैसे ही इसमें गुणा करके इनको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद क्या होगा भैया, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और कटने के बाद हमारी जो इक्वेशन बचेगी ये बैलेंस इक्वेशन है, ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है। समझ गए? तो इस तरीके से जो हम ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि हम इन्हें सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर लेना आप अपनी तरफ से। ठीक है, देख लेना, एथिलीन बनाने की विधि, एथिलीन, उसके गुण और उसके रासायनिक गुण और भौतिक गुण। ठीक है, एथिलीन बनाने की, और एक बेंजीन बनाने की, ठीक है, बेंजीन बनाने की कर लेना। ठीक है, इसके बाद, अरे ये क्या हो गया, चलो होगा सही। आगे देखो, बेंजीन में देखो भैया, जैसे बेंजीन बनाने की विधि कर लेना एक तो, और एक कर लेना एथिलीन बनाने की, एथिलीन। बेंजीन की जो क्रिया हाइड्रोजन से कैसे करेंगे और Cl2 से कैसे करेंगे, जिससे हमारा BHC बनेगा। जैसे ही बेंजीन की क्रिया, देखो बेंजीन की क्रिया अगर हम किससे करेंगे, Cl2 से करेंगे तो हमारा BHC बनेगा, BHC, इसको 666 भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारा ये, या कार्बन 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 कार्बन, बीच में कुछ नहीं होता। यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ, 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 एक हाइड्रोजन, मतलब प्रत्येक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। ठीक है, ये बनता है, ध्यान रखना। इसे बोलते हैं C6H6Cl6, C6H6Cl6, समझ गए? तो इस तरीके से हमारा ये एथिलीन वाला भी इम्पोर्टेंट है और बेंजीन वाला भी, ये कर लेना। और वीडियो को कर देना लाइक, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और देख लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वे सभी, और ये मैंने आपको कराई दिए। थैंक यू।